नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे देश में पिछड़ों का मसीहा बनने की होड़ लगी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ घरों में बर्तन मांजती थी तथा मैंने अपने मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति के मंत्री बनाए हैं तथा इसके अलावा मैंने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों का नाम भी नहीं लेती थी, जिसकी राजनीति का मूल मंत्र था हिंदुत्व, वो आज पिछड़ों की बात कर रही है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि मैं देश में जातिगत जनगणना कराऊंगा तथा मैं इस देश के जो पिछड़े हैं, जो कि बहुसंख्यक आबादी हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दूंगा। वो ये गिनवाते हैं हमारे देश की यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर, कितने एसोसिएट प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कितने सेक्रेटरी तथा जुडिशरी में कितने जज पिछड़ी जाति के हैं। तो आज ये मुद्दा जो बिल्कुल सतह पर आ गया, ऊपर आ गया है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें तथा जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। ये पिछड़ों की राजनीति इस देश में आई कहाँ से? क्योंकि जो भाई 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन सबको तो ये बात पता होगी कि 1990 तक तो ओबीसी नाम का कोई वर्ड ही हमारे देश में नहीं था। कोई जानता नहीं था ओबीसी होता क्या। हमारे देश में दो ही कैटेगरी होती थी, जनरल और एससी एसटी। फिर ये पिछड़ों की राजनीति कैसे शुरू हुई तथा जो इसके असली मसीहा हैं वो कौन है तथा ड्रामेबाज कौन है, जो ड्रामा कर रहे वो कौन है, ये सब पोल आज के वीडियो में खोलने वाला हूँ। इस देश के अंदर मैं आपको सबसे पहले 1950 में लेके चलता हूँ। इस उत्तर प्रदेश के अंदर गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री होते थे तथा उनकी सरकार में चौधरी चरण सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे। तो चौधरी चरण सिंह ने कानून पास करवाया था, जमींदारी उन्मूलन कानून तथा चकबंदी कानून। इस कानून के अंदर ये था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े ज़मींदार थे, जिनके पास हजारों हजारों एकड़ ज़मीन थी, उनकी ज़मीनों के अंदर पिछड़ी जाति के लोग खेती करते थे तथा जमींदार उनसे लगान वसूलते थे। उस ज़मीन के मालिक जमींदार ही होते थे। तो चौधरी चरण सिंह ने कानून पास कराया कि जो काश्तकार जिस ज़मीन को जोत रहा है, यानी जो भूमि, उनको भूमिधर मालिक बना दिया। आसामी थे उनको भी मालिक बना दिया तथा इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पिछड़ी जातियों के पास ज़मीन का मालिकाना हक आया। आज आप उत्तर प्रदेश में जाके देखेंगे, वहाँ आपको सारी पिछड़ी जातियों के पास ज़मीन मिलेगी, यहाँ तक के दलितों के पास भी आपको ज़मीन मिलेगी। तो पिछड़ी जाति का अगर इस देश में असल में कोई मसीहा हुआ है तो वो है चौधरी चरण सिंह। जो चकबंदी कानून उन्होंने पास करवाया, उसके अंदर जब गांव में चकबंदी होती है, लाल डोरे का विस्तार होता है, तो पिछड़ी जाति के लोगों को तथा दलित जाति के लोगों को भी उस गांव के अंदर प्लाट भी दिए जाते हैं। जब चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन एक्ट पास करवाया तो इसका विरोध जमींदार लॉबी ने किया तथा 27,000 पटवारियों ने इसके खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने उनका इस्तीफा स्वीकार करके पटवारी का पद खत्म करके वहाँ पर लेखपाल का एक नया पद सृजित कर दिया। इसके अलावा जब चौधरी चरण सिंह 1977 में केंद्र की राजनीति में आए, 1977 के अंदर जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसको बनाने में अहम भूमिका चौधरी चरण सिंह की ही थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 85 लोकसभा की सीटें थी और 85 की 85 लोकसभा की सीटें चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जनता पार्टी ने जीत कर दिखाई थी। लेकिन विधि की विडंबना देखिए, जिस मोरारजी देसाई के पास 15-20 एमपीओ का भी समर्थन नहीं था, वो मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री बना और चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री के पद पे ही सब्र करना पड़ा। लेकिन जब वो गृह मंत्री बन गए तब भी उनके दिल के अंदर पिछड़ी जातियों के प्रति पीड़ा थी। उन्होंने गृह मंत्री बनते ही बिंदेश्वरी कुमार मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग की स्थापना करवाई तथा उनको यह आदेश दिया कि पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति का पता करके एक रिपोर्ट हमको दीजिए। तो मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को दी तो 2.5 साल के अंदर वो सरकार गिर गई। वो सरकार गिरने के बाद में वो मंडल आयोग की सिफारिश से भी ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि उसके बाद 10 साल तक इस देश पर कांग्रेस का राज रहा।
जब चौधरी चरण सिंह केंद्र की राजनीति में आए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया वो किसी अपनी जाति के व्यक्ति को नहीं किया। उन्होंने राम नरेश यादव एक पिछड़े को वहाँ का मुख्यमंत्री बनवाया। इसके अलावा ऐसा भी सुनते हैं कि जब इस देश के अंदर जो पिछड़ों का अपने आप को मसीहा कहते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो एनकाउंटर करवाए थे वो पिछड़ी जाति के ही लोगों के करवाए थे। तब इस बात के मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने उस समय जो पिछड़ी जाति के नेता थे मुलायम सिंह यादव का भी इनकाउंटर करवाने के बारे में सोचा था। तब चौधरी चरण सिंह ने उनको अपने विधानमंडल दल का नेता नियुक्त करके उनको एक राजनीतिक इम्यूनिटी दी थी। तो ये तो हुई कहानी चौधरी चरण सिंह की। उसके बाद में 1989 के अंदर इस देश में दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इतिहास ने फिर अपने आप को दोहराया। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे नेता थे जो राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे तथा वो राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तथा वो हवा में कागज़ लहराते थे तथा ये कहते थे कि इस कागज़ पर चोरों के नाम लिखे हुए हैं, जिस दिन मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा चोरों को जेल में भेजूंगा। यानी उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर इस देश की सत्ता में वो आए। उधर ताऊ देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तमाम जो क्षेत्रीय दल थे उनको एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया, एक पार्टी जनता दल बनाई तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो संगठन था जन मोर्चा, उसका भी विलय जनता दल में हुआ और जनता दल की सरकार बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, ताऊ देवीलाल इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन 11 महीने के बाद ही दोनों में तकरार हो गई तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ताऊ देवीलाल को बर्खास्त कर दिया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ताऊ देवीलाल को बर्खास्त किया तो ताऊ देवीलाल ने रामलीला मैदान के अंदर एक रैली बुलाई। उस रैली के अंदर उन्होंने प्रकाश सिंह बादल, कांसीराम, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेताओं को भी बुलाया। इस बात से घबराकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को लगा अगर ये रैली कामयाब हुई तो मेरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 50 से 60 सांसदों ने ये धमकी दे रखी थी कि हम ताऊ देवीलाल की रैली के अंदर जाएंगे तथा ताऊ देवीलाल अगर अलग पार्टी बनाएंगे तो हम उसकी पार्टी का समर्थन करेंगे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी सरकार को बचाने के लिए जो मंडल आयोग की सिफारिशें धूल फांक रही थी उनको निकालकर अचानक से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद में ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई पिछड़ी जातियों से सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने तत्कालीन उस समय अपनी सरकार बचाने के लिए ये सिफारिशें लागू करने की घोषणा करी। तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने उसके काउंटर में जो मंडल की राजनीति विश्वनाथ प्रताप सिंह ने करने की कोशिश करी थी उसके काउंटर में कमंडल की राजनीति शुरू कर दी। आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिरा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो आरक्षण विरोधी चेहरा है, मंडल विरोधी चेहरा है, ओबीसी विरोधी चेहरा है वो 1991 में दिखाया। उसके बाद में ये जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं ये लागू हुई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इनको लागू किया तथा 27% आरक्षण पिछड़ों को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पे मिला। तो ये सब मेरा बताने का मकसद ये था कि ना तो विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछड़ों के मसीहा थे, ना भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का आरक्षण चाहती थी। इसकी जो नींव रखी वो चौधरी चरण सिंह ने रखी थी तथा जब केंद्र के अंदर जनता दल की सरकार बनी, केंद्र में भी और राज्यों में भी, तो चौधरी देवीलाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया विश्वनाथ प्रताप सिंह से लड़ाई झगड़ा करके। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह को और बिहार के अंदर रघुनाथ झा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ताऊ देवीलाल ने
जिद करके उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू को मुख्यमंत्री बनवाया। और इन्हीं चौधरी देवीलाल ने 1966 में जब हरियाणा बना, 1967 में भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरी, तो पहला ओबीसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र को बनवाने वाले भी ताऊ देवीलाल थे। तो ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जमींदारी उन्मूलन कानून तथा हरियाणा में साहूकारी उन्मूलन कानून को बनवाने वाले भी जाट नेता थे। हरियाणा में सर छोटू राम और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह। तो ये सच्चाई आज के वीडियो में मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।